in her field in medical, and if I was going through her CV, so it's so extensive, and मुझे actual में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ और क्या मैं ना बोलूँ. So as we know that she is a professor in pediatrics and OBS, and she is basically the HOD and former dean, medical superintendent, formal HOD medicine surgery, and basically she is from the School of Unani Medical Education and Research, Jamia Hamdard University, New Delhi. Dr. Fatima has an experience of more than 3 decades in clinical also, and as well as in teaching, academic experience, and it is so extensive. It is so rich that we are really happy to have you here, ma'am. And you have been a scholar not just here in India, but with looking at the number of visits abroad. I mean, you have represented our country, and it's different. I mean, it's considered to be, I think, in alternative forms of medicines outside, but in India, these are part and parcel of our medical systems. And extensively you have published more than 80 publications, books, research papers, international publications, books, chapters, articles, report writings. I mean, I can go on and on and on, and so many awards and recognitions at national and international level, research projects you have done. So it's really, I mean, मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, मेरे को ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल लग रहा है. But we heartily welcome you here, Dr. Fatima, and I really wish and hope that हम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, हम सभी के लिए, हम आपको सुनना चाहते हैं एंड आपके व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स को. सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ हमें आज के टॉपिक वुमेन हेल्थ एंड इश्यूज के ऊपर हमें बताएं. Thank you so much, and we heartily welcome you, Professor Suhail Fatima. Thank you so much, ma'am, for your words of wisdom. Now I would like to request our respected resource person, Professor Suhail Fatima, to address the audience and start a special lecture on women health and issues. Thank you so much, Dr. Geetika, for very nice words. मुझे नहीं लगता कि मैं इस सब के काबिल हूँ. Being a teacher, मैं बेइंतहा खुश इसलिए भी हूँ कि जो आपने मुझे स्पेशल लेक्चर के लिए इनवाइट किया. ये लेक्चर जो है मैं सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर हम लोग विमेन हैं, तो हम लोगों को वीमेन एम्पावरमेंट जो है इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एवरी फील्ड. तो ये सोचते हुए ही मैंने जो है ये एक लेक्चर तैयार किया है, और मेरी कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं डोर स्टेप पे हर उस लेडी के पास पहुंच सकूं जहां मेरे पहुंचने से कुछ फ़ायदा हो सकता है. अब वो चाहे स्टूडेंट हो, हमारे डिसिप्लिन के हो या किसी और डिसिप्लिन के हो, या फिर वो मेरे पेशेंट्स हो, या फिर ग्रास रूट लेवल पे कोई लेमैन हो. तो ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है. और ये जो पिछला लॉकडाउन था, ये जो कोरोना वायरस था, इस कोरोना वायरस ने, मुझे लगता है, ही वॉज वेरी स्मार्ट. इतना स्मार्ट था कि हम लोग जो काम हम लोग नहीं कर सके, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सके, कि हम एक दूसरे के अंदर प्यार बांटते रहते, हमें ये कोरोना ने सिखा दिया. कोरोना ने ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी एक कड़वी बात है कि इस कोरोना ने तमाम कास्ट, क्रीड, जेंडर सब खत्म कर दिया. यहाँ हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं. तो मुझे लगता है इस कोरोना ने हमको, एक छोटा सा कोरोना था जो मुझे लगता है गॉड की तरफ से हम लोगों के लिए गिफ्ट था, ये कि हम समझ सके हम लोग हैं क्या और हमें करना क्या चाहिए. कोरोना तो एक छोटा सा वायरस है. ये वायरस जब हमें इतना कुछ सिखा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, भगवान ने हमें वो शक्तियां देकर भेजा है कि हम उन शक्तियों को पहचान लें. तो एक छोटी सी मेरी एक कोशिश है जो आपके साथ में कनेक्ट हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपने हालांकि मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन आपकी बातों से मुझे अब ये अंदाजा हो रहा है कि एक बार मैं इंट्रोड्यूस अपने आप को कराने से पहले, जो आपने करा दिया है, कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ से
और यहाँ पर क्या होता है। तो मैं जामिया हमदर्द एक इंस्टीट्यूशन है, दिस इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो अगर आपने देखा हो तो बत्रा के आसपास, ये जो है संगम विहार के आसपास एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, और वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट जो है हकीम अब्दुल हमीद साहब जो हमारे फाउंडर थे, उन्होंने इसको जो है इस्टेब्लिश किया था 1962 में। इससे पहले ये पुरानी दिल्ली में हुआ करता था, उसके बाद में 1989 में ये यूनिवर्सिटी बना। इससे पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता था। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्कूल्स हैं। हमारा नॉमेनक्लेचर जो है फैकल्टी की जगह अब स्कूल्स होता है। तो आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो जामिया हमदर्द का एक बहुत ही पायनियर और बहुत ही इंटीग्रेटेड टाइप का एक डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है। यहाँ पर यूनानी की जो एजुकेशन दी जाती है, लेकिन जो क्लिनिकल है, जो आज की डिमांड है, वो हमारा इंटीग्रेटिव फॉर्म होता है। वी हैव अवर मॉडर्न हॉस्पिटल ऑल्सो, और जो हमारा अपना भी हॉस्पिटल है वो 150 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पर यूनानी का जो है इलाज किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस वो तमाम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आज की नीड है। तो मैं चूंकि यहाँ से आती हूँ और यहाँ पर हॉस्पिटल को मैंने चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ MS थी और फॉर्मर डीन भी रही हूँ अभी मैं। तो उस हैसियत से जो मैंने समझा कि जो विमेन हैं और जो लेमैन हैं, उन सबको भी ये ज़रूरत है कि वो इस कोरोना को समझें, क्योंकि राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो ये प्रोटेक्शन हमें हमारे बहुत सारे इश्यूज़ को जो है सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो डॉक्टर दीपिका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर. So I would like to emphasize more on health issues. बट क्योंकि कोरोना का टाइम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा हम कोरोना से ही जो है शुरू करें. I will start from some verses of the Quran. हम मुस्लिम हैं तो कुरान में कुछ है, और आप लोग नॉन मुस्लिम हैं या जो भी आपकी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, हर रिलीजन आई एम 100% श्योर कि ये चीजें कही जाती हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर. ये एक हमारे कुरान की एक वर्स है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी और हमारी मौत दोनों जो है हमारे लिए एक टेस्ट है, एग्जामिनेशन है. अब जिंदगी एग्जामिनेशन कैसे है कि जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी. तो जो बुरी चीजें आएंगी उनको हमें कैसे कोप अप करना है, उनके साथ हमें कैसे रहना है, उनसे कैसे निराश नहीं होना है, यही हमारा एग्जाम है. तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली हम सब लोगों के लिए एक एग्जाम था. इस एग्जाम को जिसने पास किया वो बहुत खुश होगा और वो इसके साथ रहना सीख चुका है. तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें हमें मालूम है पहले तो हम उसे नॉलेज बनाएं, नॉलेज बनाने के बाद उस पर अमल करें. और अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को बहुत जल्द जो है इन सब चीज़ों से कोप अप कराएगा. तो स्टार्टिंग विद दिस वर्स, I will tell you what is COVID-19. COVID is basically, it was identified in December 2019 and it is a coronavirus. Corona means ताज. तो ये ताज की शक्ल का, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो ये ताज की शक्ल का एक वायरस होता है. ये वायरस जो है कोरोना वायरस, जो कि दिसंबर में आइडेंटिफाइड हुआ था और 2019 की दिसंबर में हुआ था, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म हम कोविड-19 कहते हैं. तो कोरोना वायरस डिजीज जो 2019 में हुई थी, जिसकी वजह से इसको कोविड-19 कहते हैं, इट इज एन वायरल इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2. ये जो कोरोना वायरस है, ये एक पहले आपने एक सुना होगा सार्स वायरस होता था, सार्स कोविड वायरस होता था. ये उसी का मॉडिफिकेशन. डॉक्टर फातिमा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो स्लाइड्स हैं वो हमें फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है. आई थिंक आप तीसरी या चौथी स्लाइड की बात कर रहे हैं. तो अगर आप स्लाइड्स को जो आपने बनाए हैं, ये आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है?
नहीं, विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स शायद नहीं कर पाएंगे। सो जो आपने जो स्लाइड दिखा रहे हैं, हम केवल फर्स्ट स्लाइड ही देख पा रहे हैं। तो I'm just trying. हाँ, वो बता रहे हैं कि विजुलाइज नहीं हो रहा है। ओके, I'm just trying. Again, I'm trying to share. Is it visible now? Next, please. हाँ जी, अभी हम सेकंड स्लाइड देख पा रहे हैं। Now? Yes. So I'm talking about this picture. This picture is of the coronavirus. This is like crown. So it was first identified in December 2019 in Wuhan, China, and has since spread globally, resulting in an ongoing pandemic. Pandemic का मतलब होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में कहीं भी कुछ ना कुछ केसेस जरूर हों, वो पैंडेमिक कहलाता है। तो ये पैंडेमिक के तौर पर जो है हमारे सामने आया है। तो इसमें जब पैंडेमिक होता है तो इस पैंडेमिक के अंदर हम सब लोगों को मिलकर each and every person will be the teacher of his or her own. अपने आप को खुद ही टीचर बनना है, खुद ही पढ़ाना है और खुद ही जो है इसमें फिर हाथ से हाथ मिलाकर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने पीछे ये एक्सपीरियंस किया है कि इसके बहुत ही टोटल इन्फेक्टेड पर्सन बहुत ज्यादा थे पूरी दुनिया में, डेथ टोल भी बहुत ज्यादा था। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम देखें कि ये जो कोरोना वायरस है, आपने देखा 3 लॉकडाउन हुए, 3rd लॉकडाउन है, हर एक में इसके फीचर्स डिफरेंट हुए, क्योंकि जो वायरस होता है ये इतना स्मार्ट होता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को चेंज कर लेता है कि जो अवेलेबल इसके पास एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को चेंज कर लेता है। देखा होगा जो सबसे पहले आया था ये कॉमन कोल्ड की तरह से इसके सिम्टम्स जो है हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं नोज से फैलता था, नोज एंड माउथ के जरिए लंग्स को अफेक्ट करता था। पहले नोज को, नोज के साथ साथ जो है लंग्स को अफेक्ट करता था। तो उसी से रिलेटेड जो है इसके सिम्टम्स हुआ करते थे। तो वो सिम्टम्स जो थे जिसमें फीवर, कफ, फटीग, बहुत थकावट हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी, शैलो ब्रीदिंग हो सकती थी, और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट। तो सेकंड फेज में लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट सबसे ज्यादा था, जबकि पहले वाले फेज में फीवर, कफ, कोल्ड एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, और जिसके साथ साथ लंग्स जो है इन्वॉल्व होते थे। लंग्स से हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस जब हम ले नहीं पाते तो हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं पहुंचती। जब हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन इज द फूड ऑफ आवर बॉडी, लाइफ ऑफ अवर बॉडी। अगर लाइफ हमारे तक नहीं पहुंचेगी तो हमारे साथ जो है जो लक्षण होते हैं वही कॉम्प्लिकेशन में बदल के, और आपने देखा होगा SpO2 हम लोग चेक किया करते थे। हम लोग क्या करते थे कि ये देखते थे कि हमारी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। वो लेवल अगर कम होता था, ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता था और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन लेवल के कम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काम कर रही है, जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम जो है सिम्टम्स को अपने रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले में था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था, जो कॉम्प्लिकेशन के तौर पर सामने आता था। तो इस तरह से हमको ये पिक्चर समझ में आ गई कि फर्स्ट फेज हो, सेकेंड फेज हो या आज का फेज हो। आज के फेज के अंदर ये इतना ज्यादा मॉडिफाई हो गया जो ओमिक्रॉन है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी उसको कफ हो सकता है फीवर उसके नोटिस में ही ना आए, और हो सकता है स्मेल एंड टेस्ट चला जाए। बट इस सिनेरियो में क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छे से अचीवमेंट जो किया है वो किया है कि हम लोग जो है बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो वैक्सीनेशन होने का मतलब ये है कि जो वायरस है जो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है वो हमारी नोज में तो जाएगा, और जाने के बाद अगर हम टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव भी आएगा, बट
ये इतना पोटेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन जब हम करवा लेते हैं तो इस वायरस के खिलाफ सोल्जर पैदा हो जाते हैं। आम जबान में एंटीबॉडी को अगर हम बोलें तो दीज आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, और ये जो कोरोना वायरस है दिस इज द ऑफेंडर ऑफ द बॉडी। तो हम वैक्सीनेशन में करते क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर ऑफेंडर की शक्ल के सोल्जर्स बना लेते हैं, यानी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं। जब ऑलरेडी सोल्जर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो इसको फाइट करके माइल्ड फॉर्म में ही इरेडिकेट कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं होने देते। सो बी वेरी श्योर कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन का फायदा बहुत ज्यादा है, खास तौर से जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये, यानी ये सबसे पहले आपके लंग्स की ताकत को खत्म करते हैं, और लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जहां से आपको ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है। तो उस कंडीशन को खत्म करने के लिए, यानी एक्यूट फॉर्म में रेस्पिरेशन को अफेक्ट ना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वैक्सीनेशन कराया जाए। तो ये क्लिनिकल फीचर्स यानी ये सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर पाए जा सकते हैं कि फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट यानी गले में खराश या जलन हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो है उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्मेल जा भी सकती है, टेस्ट जा भी सकता है, और ये भी पॉसिबल है कोई सिम्टम उसे ना हो। अब ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये वायरस बेसिकली किस तरह से लोगों के दरमियान फैलता है, क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, और ख़ास तौर से जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं हमारे, जो हम कफ करने से, स्नीज करने से या टॉकिंग करने से, जितना ज़्यादा ज़ोर से हम बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम चीखते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है ये दूर तक हमारी सांस के ज़रिए ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। इसीलिए जो इसका स्प्रेड है और जो रुक सकता है उसके लिए द बेस्ट मेथड इज टू कवर योर नोज एंड माउथ प्रॉपरली, यानी मास्किंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस वायरस स्प्रेड। तो क्योंकि ड्रॉपलेट, अच्छा दूसरी बात यह है कि जैसे हम बोलते हैं तो बोलने से आप भी मास्क में है, सामने वाला भी मास्क में है, तो 90% आपका जो है प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर आप कम से कम जो है इन्फेक्टेड है, अगर आप इन्फेक्टेड है, आपने मास्क लगा रखा है तो, और सामने वाले ने मास्क नहीं लगा रखा, तो सामने वाले को चांस थोड़ा ज्यादा इसलिए है कि जो 10% आपकी बाहर निकली एयर, उसी एयर के जरिए सामने वाले को 100% चांसेस होंगे कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ स्प्रेड ऑफ वायरस के लिए खास तौर से चूंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हमारे मुंह और नाक से जाते हैं, तो इसको मुंह को, नाक को कवर करना इज द बेस्ट मेथड। इसके अलावा जो है आपको ये तो पता चल ही गया कि जब आपको सिम्टम्स आ जाते हैं तो डायग्नोसिस के भी बहुत आसान तरीके जो आप सब लोगों ने सीखे ही हैं कि एक एंटीजन टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट का मतलब सीधे से समझ लीजिए, क्योंकि जहां पर दुश्मन बैठा है वहां से दुश्मन को उठाकर टेस्ट करना है। तो ये इस चीज के लिए अगर हम देखें, हलक में कह रहे हैं, नाक में कह रहे हैं, तो नाक के अंदर अगर बैठा हुआ है, सिक्रीशंस में बैठा हुआ है, तो उसका बहुत आसान तरीका है कि उसको गॉस पे यानी कॉटन के जरिए उठाइए, जैसा कि आपने देखा होगा एक स्टिक के जरिए नाक के अंदर और हलक के अंदर डाल के, और उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम ये डालकर देख लेते हैं वायरस दिख रहा है वहां कि नहीं दिख रहा है, जिसे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं। उसी वक्त हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि हाँ इसमें जो है वायरस है। दूसरा आपने एक सुना होगा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जो है ये बेसिकली ये होता है कि इसका छोटा सा कण भी अगर हमारे पास होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करके और उसको सामने ले आते हैं पिक्चर को। यानी जैसे एक नॉर्मल आम जबान में आपने सुना होगा कल्चर होता है कि एक छोटी सी चीज होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, तो जो एक सिंगल नजर नहीं आ रही थी वो मल्टीप्लाई होकर नजर आ जाती है। बहरहाल डायग्नोसिस का तरीका सिर्फ इतना ही है कि स्वैब को उठाइए और उसके अंदर ये देख लीजिए ये हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं है, जो आरटीपीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है। अदरवाइज नेजोफेरेंजियल स्वैब के जरिए हम एक टेस्ट और कर सकते हैं जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और इसके अलावा जब भी हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी सोल्जर्स बना लेती है यानी एंटीबॉडीज बना लेती है, तो एक और डायग्नोसिस का मेथड है कि एंटीबॉडी टेस्ट कर लें। हम अपने ब्लड में देख लें कि हमारी ब्लड में सोल्जर्स
कोरोना के लिए बने कि नहीं बने, यानी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कोरोना प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हम आम जबान में सभी लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से अब सारे स्टूडेंट भी समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब दुआ करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि हमें इस खतरनाक बीमारी से बचा, और ये खतरनाक बीमारी जिनको लगी है उनसे दूसरों को बचा। तो यहाँ सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिवेंशन ऑफ योर ओन सेल्फ, कि हमें दूसरों को कैसे बचाना है, वो कौन से मेथड्स हैं जो आपको भी बचाएंगे और आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें ये कि हाउ टू प्रिवेंट कैचिंग द वायरस, यानी हमें वायरस ना हो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, क्लीन योर हैंड प्रॉपरली, हर थोड़े थोड़े देर बाद इसको धोना है हाथों को। तो अब ये जो धोना है, इसमें आपने पीछे ये भी सुना होगा कि अल्कोहल बेस्ड भी आते थे सैनिटाइजर, अगर हम उससे 20-20 मिनट बाद धोएंगे तो पहली बात तो ये है कि कितना पैसा खर्चा होगा, और कितने हाथों के ऊपर अगर इतना अल्कोहल लगेगा तो हाथों की ड्राइनेस का क्या होगा, और इसके साथ साथ जो उसकी स्मेल है उस स्मेल से क्या होगा, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होगी तो क्या होगा। यहाँ पर एक फंडा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वॉश योर हैंड सिंपली बाय सोप इज अनफ, इज मोर देन अनफ। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो वायरस है, इस वायरस के जो मैंने आपको पीछे दिखाया था कोरोना की तरह से होता है, इस पे लिपिड्स लिपटे होते हैं, यानी एक तरह की फैट लिपटी हुई होती है। तो आपने ये भी देखा होगा जो साबुन है वो सेपोनिफिकेशन करता है, यानी वो अपने अंदर जो डस्ट या कीड़े हैं उनको अपने अंदर लपेट लेता है। सेपोनिफिकेशन एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, वो उसके साथ चिपक के एडहेसिव बनाकर उसको जो है हटा देता है वहां से। तो ये वायरस के लिए सेपोनिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 20 सेकंड तक अगर हम हाथ को धोएं, खासतौर से साबुन से धोएं, तो ये कीटाणु जो आपके हाथ में आए, जैसे आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो अपने हाथ से तो आप हैंडलिंग कर ही रहे हैं, तो हाथ अगर धो लेंगे और उन हाथों को आंखों पे या नाक पे, मुंह पे नहीं लगाएंगे, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। सो वॉशिंग हैंड्स सिंपली बाय सोप। सेकेंड क्या है कि अवॉइड टचिंग योर आईज एंड माउथ विद अनवॉश्ड हैंड, यानी जो आपके वॉश्ड हैंड है उन्हीं के साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो आपको टच करना है, अदरवाइज आप कहीं टच ना करें। ठीक है, तो ये आपका सही डायरेक्शन के अंदर प्रिवेंशन होगा। इसके अलावा क्या है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन या जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं भी अगर आ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि सामने वाला कैरियर है, इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कैरियर है उसको सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, बट वो आपको इन्फेक्शन दे सकता है। तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई कभी भी, यहाँ के दिनों की और ज्यादा जो है डिस्टेंस कम कर दिया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, फिजिकल डिस्टेंसिंग हुई। सो ऐसा नहीं कि लोगों से मिलना नहीं है, लोगों से बात नहीं करना है, लोगों का ख्याल नहीं रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वो होती है जब हम सोशली बाइकआउट हो जाता हमारा, पर हमारा सोशली बाइकआउट नहीं हुआ, हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग हुई। तो 2 मीटर का डिस्टेंस काफी होता है कि जो हमको प्रिवेंट कर सकता है। अगर हमने मास्क लगाया है तो सोशल डिस्टेंसिंग नेक्स्ट है जो हमें रोक सकता है कि अगर इन्फेक्शन है भी मार्केट में हमारे आसपास तो उसको हम कैसे कैच करने से रोक सकते हैं। इसके अलावा यह है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे मालूम है कोई इन्फेक्टेड है, तो उसकी जितनी भी स्पिट वो कर रहा है, जो कफ कर रहा है, जो सिक्रीशंस उसकी हैं, जो टिश्यू सिक्रीशंस हैं, उनको कवर करके रखना है। मतलब उसको ओपन छोड़ेंगे तो वो दूसरों के लिए जो है कैचिंग का मेथड बनेगा। दूसरी चीज है हाउ टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग द वायरस। अब ये है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, अब ये दूसरे लोगों को ना हो, उसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो चीजें आपके यूज में आ रही हैं उनको डिसइंफेक्ट करना हमें आना चाहिए। डस्टबिन है तो उसे कैसे वॉश करना है, फर्श अगर गंदा है तो फर्श को हमें एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट से कैसे करना है, अल्कोहल बेस्ड या फिर सैनिटाइजेशन के जो मेथड्स हैं,
जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उनके ज़रिए हमको जो है अपने आसपास के माहौल को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा जो है दूसरे लोगों को ख़ास तौर से जो भी आपके सामने आता है उसको मास्किंग के लिए आपको एडवाइस करना है। वो अगर मना करता है तो उसको आपको ये बोलना है कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से भी आपको पहनना पड़ेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों को मास्किंग कराएं और एक दूसरी जगह पर न जाएं। इंडिया इसमें बहुत काम कर रहा है कि अगर जरूरत ना पड़े तो भीड़ भाड़ की जगहों पर न जाएं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भीड़ भाड़ में शैतान रहता है। बेसिकली शैतान है क्या? यही सब चीजें हैं। जहां भीड़ भाड़ होगी वहां ये सब पाए जाएंगे। तो जहां जरूरत ना हो वहां अनवांटेडली नहीं जाना चाहिए, या जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमको बता सकते हैं कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो किस तरह से उससे बचा जाए, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो दूसरों को कैसे बचाया जाए। उसके लिए आप लोगों को ये भी मालूम बहुत सारी ऐप होती हैं, और ये भी एक मेथड है कि आज के लेक्चर के जरिए आप लोगों को सिम्टम्स अगर पता चल गए तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी पता चल गई कि अगर आपके अंदर सिम्टम आ रहे हैं उनको छुपाने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत है, ताकि आप तो बचे ही बचें। इसके अलावा जो आपके कांटेक्ट में आने वाले आपके बहुत नियर एंड डियर हैं वो लोग भी इस इन्फेक्शन से बच सकें। अब ये है कि आपने देखा कि जो डिजीज हुई, ये डिजीज अपने आप इसने इतना नुकसान नहीं किया जितना नुकसान इसने किया मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालकर। यानी लोग डर ज्यादा गए। अगर हमें ये सब, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर सबको ये पता होता कि इतनी खतरनाक बीमारी है नहीं और इंसान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि डर और खौफ बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ा। खास तौर से जो लेडीज हैं उन लोगों को मेंटली बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुआ। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जानती हूँ कि जो सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से जो है परेशानी में रहे, और जितनी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होगी उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उतना आपके अंदर जो है लड़ने की क्षमता कम होगी। देखिए, जब सोल्जर्स बन रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर एक माहौल बन रहा है, तो वो अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है बेसिकली इज नथिंग, दिस इज सिंपली द इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज क्या है, सोल्जर्स क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी है जो रेजिस्ट करते हैं आपको। ये स्ट्रांग करने के लिए आपका मेंटल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो मेंटल हेल्थ को अपने काबू में रखना है। फियर और एंजाइटी, इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जो फियर और एंजाइटी है ये बहुत सारे चेंजेस ला सकती है। आपने देखा होगा जो टीनेजर्स हैं उनको रातों को नींद नहीं आती है, उनका खाने का पैटर्न जो है वो गड़बड़ा चुका है, जब दिल चाहा तब खा लिया। और डिफिकल्टी स्लीपिंग जो है ये आपकी जो इतने भी पावर है उसको कंसंट्रेट नहीं करने देती, यानी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। और क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उभर के सामने आने लगती हैं अगर इम्यूनिटी आपकी कम होती है। और इसीलिए ये एक दूसरे के साथ विशियस साइकिल है कि आपकी हेल्थ खराब होगी, फिर मेंटल हेल्थ और खराब होगी, फिर मेंटल हेल्थ और खराब होगी, और इम्यूनिटी खराब होगी, क्रॉनिक हेल्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हमको जो है मेंटल हेल्थ का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ा। तो अब यह है कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के तौर पर हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने अभी किया कि यू जस्ट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम के, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसे प्रोटेक्ट करना है, और इसको हमें हर एक की जिम्मेदारी क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर एक आदमी 10 आदमियों को बताएगा तो कम से कम वो 10 अगले आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो मेंटल हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू मस्ट नो कि दिस इज नॉट वेरी डेंजरस डिजीज, इसको हमने खुद बना लिया है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रख के इसके साथ फाइट करना है। तो इसमें यह है कि आप अपने आप को, मेंटल हेल्थ अगर हो ही गई है, अफेक्टेड हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी रिलीजियस बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर किसी के रिलीजन के अंदर
उसकी मेंटल पीस के लिए सबसे पहले जो है वर्क होता है, सबसे पहली एडवाइस जो होती है वो मेंटल पीस की होती है। हर रिलीजन में आप देख लीजिए, भगवत गीता हो या रामायण हो, जिसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो एडवाइसेस होंगी वो आपको एडवाइस मिलेंगी कि आपको जो है अपने आप को काम रखना है। रिलीजियस एक्टिविटीज को क्यों फॉलो करना है? इसीलिए करना है ताकि आपको जो एडवाइस की जा रही है उसको प्रैक्टिस भी करें। और उसके साथ साथ मेडिटेशन इज नथिंग, दिस इज सिंपली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेन। आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप आसपास की जो खुराफात हैं, आसपास के जो वहम हैं, वो सबसे आप दूर हो जाते हैं। और उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है योगा। और आई मस्ट से जो नमाज हम लोगों के यहाँ पढ़ी जाती है 5 वक्त, इट इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ आसन ऑफ योगा जो हम पूरी नमाज में पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप भगवान के सामने, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं तो आपका सर नीचे जाता है, ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को जाती है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाती है तो उससे अच्छी ऑक्सीजन उसको मिलती है, तो अच्छा दिमाग बनता है और उससे लंग्स को जो है ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब लंग्स को ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो लंग्स अच्छी काम करते हैं। तो योगा इज द आंसर टू कीप योरसेल्फ वेरी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेन, लंग्स और जितने भी आपके वाइटल्स हैं, और हार्ट। ओबियसली ब्रेन का ताल्लुक हार्ट से होता है। ब्रेन अगर आपका कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो यकीनन आपका हार्ट भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारे इफेक्ट पड़े, जिस इफेक्ट के साथ साथ जो है मेंटल हेल्थ था, जिसको हमें कोप अप करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज थी जिसमें खास तौर से जो है जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज सामने आएंगी, जो हम आगे भी लेंगे डिजीज में। कोई भी डिजीज हो, चाहे कोई भी इशू हो, फीमेल का हो, मेल का हो, बच्चों का हो, बड़ों का हो, टीनेजर्स का हो, उनकी सबकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पाई जाती हैं, जिस तरह हम अप्रोच करते हैं, उसमें सबसे पहला है हेल्थ प्रमोशन, एनहांसमेंट ऑफ तबीयत, जो मैंने आपको भी बताया। तबीयत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्थ को प्रमोट करने के मेथड हमें आने चाहिए। और ये मेथड हम अलग से कहीं किसी ट्रीटमेंट के तहत नहीं करते। हमारे यहाँ एक चीज होती है अस्बाबे सित्ता ज़रूरिया, यानी 6 एसेंशियल चीजें जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। उसमें से एक अगर हम देखें, हवा, हमारे आसपास की हवा कैसी हो, पानी कैसा हो, हम जो पानी पीते हैं वो पानी कैसा होता है, इसके अलावा कि हम किस तरह से चीजें खा रहे हैं और किस तरह से शरबत पी रहे हैं या मशरूब पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं या लिक्विड्स पी रहे हैं। ज्यादातर चीजें हवा, पानी, खाना पीना, सोना और जागना, और हमारा रिटेंशन और हमारा एक्सक्रीशन, तो ये चीजें हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यूनानी कहता है कि आपके आबो हवा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहते हैं पानी को, हवा कहते हैं आसपास के हवा को। आबो हवा अच्छी हो, आपका खान पान अच्छा हो, इसके साथ साथ आप सही टाइम पर सोते हो, सही टाइम पर जागते हो। इसके अलावा आपको जब बाउल हैबिट्स हैं, अपने टाइम पर आपको एक्सक्रीट करना चाहिए और जो चीजें रिटेन करनी है उनको रिटेन करना चाहिए। तो ये चीज हेल्थ प्रमोशन में हमको हेल्प करती है। हेल्दी डाइट, हेल्दी नींद, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और ये सब हम कहते हैं इलाज विद तदबीर, यानी विदाउट मेडिकेशन, सिंपली यू नो द मेजर्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ या हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर हेल्थ। सो दिस इज द हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी, जो हम इलाज विद तदबीर या रेजिमेंटल थेरेपी या फिजियोथेरेपी जिसे हम कह सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स जरूर हम इस्तेमाल करते हैं, और ये ड्रग्स जो है ये भी मेडिसिन फॉर्म में नहीं होंगी, बल्कि घर में जो आप रेमेडीज लेते हैं। और ये हेल्थ प्रमोशन के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो मेरे ख्याल से घर घर में काढ़ा है, तो आपने उसमें देखा होगा उस काढ़े के अंदर तमाम वो चीजें हैं जो आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। इसमें काली इलायची, काली मिर्च या गोल मिर्च या स्या मिर्च जिसे कहते हैं, पेपर, वो होता है। दालचीनी इसमें होती है, सिनेमम होती है। इसके अलावा अदरक या जिंजर
जिसे हम कहते हैं जिंजर इसमें पाया जाता है, ग्रीन या कच्ची हल्दी जिसे कहते हैं वो इसके अंदर पाई जाती है, तुलसी के पत्ते जो हैं बहुत ही अमेजिंग इसका जो है इफेक्ट होता है। तो ये चीजों का सिर्फ काढ़ा आप बना लें, लौंग डाल दें इसमें, ये चीजें ही आपको इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी करती हैं, ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन भी करती हैं। इसीलिए सोर थ्रोट और खांसी को दूर करने का इससे अच्छा नुस्खा मेरे ख्याल से घर घर में हर किसी को ये मालूम है। और दूसरी चीज क्या है, जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज में पहली चीज जो आप अपने हेल्थ की प्रमोशन कीजिए। दूसरा, अगर इन्फेक्शन हुआ है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका जो है, जो हमारे यहाँ कुरान में, इस्लाम में भी कहा जाता है, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस जगह वबा फैल रही है वहां अगर आप मौजूद हैं उस वबा में, तो आप अपनी जगह छोड़कर मत जाइए, या फिर अगर कहीं वबा फैल रही है तो आप वहां से दूसरी जगह मत निकलिए। यानी आप जिस जगह हैं वहीं ठहर जाइए, वो चाहे आपका मकाम है, आपका अपना घर है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जिस कंट्री में जाते हैं वो वहीं ठहर जाते हैं, वो फिर उस जगह नहीं आते जहां वबा फैल रही है। तो क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन के लिए भी है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप अपने आप को आइसोलेशन में इसलिए रखिए कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो और दूसरा आपसे बच जाए। तो क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन इज द फर्स्ट आंसर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। और उसके अलावा ये कि जो इन्फेक्शन जहां जहां फैल रहा है उसका डिसइंफेक्शन आना चाहिए, सैनिटाइजेशन उसका आना चाहिए, एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसके लिए आपको मालूम है ग्लव्स हैं, मास्क हैं, और जो यूटेंसिल्स हैं उनको कवर करने के मेथड हैं, तो वो तमाम इक्विपमेंट्स भी हमको पता होने चाहिए। तबीयत और इम्यूनिटी क्या है कि बस अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही यूनानी का मेन एम होता है। तो प्रिवेंशन हैज बीन प्रेफर्ड ओवर ट्रीटमेंट। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज्यादा बेटर है कि इन्फेक्शन को होने से ही रोका जाए और अपनी तबीयत को, इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग किया जाए कि अगर कोई इन्फेक्शन आप तक आता भी है तो वो आप पर असर डाले बगैर ही निकल जाए। उसी को कहते हैं कि हमारी तबीयत बहुत अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सो इम्यूनिटी को बूस्ट करना ही जो है ये प्रिवेंशन है। बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें से मैं बहुत डिटेल में नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं उन चीज़ों का नाम लेना चाहूंगी जो आप लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहीदाना है, उन्नाब है, सपिस्ता है, लिसौड़ा जिसे कहते हैं, खाकसी भी एक बीज होते हैं छोटे छोटे। तो ये चीज़ें खत्मी है, काहू है, ज़ाफ़रान यानी जिसको हम कहते हैं जाके। हेलो, यस मैम। हाँ एक्चुअली वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने अभी जो है मोबाइल से कनेक्ट किया है। ओके, हाँ जी, यस मैम। आई थिंक हाँ कनेक्शन जो है वो लूज हो गया था, जी जी जी, वो एक्सपायर हो गया। या बस मैं यही पूछना चाहती थी कि जो हमारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर बच्चों को कुछ क्वेरी है या किसी भी टीचर को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज वी कैन टेक अनदर सेशन फॉर दैट। तो इसमें मैं एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज PCOS जो टीनेजर्स में ज़्यादा आजकल होती है वो उससे मुतालिक, या फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से मुतालिक कोई क्वेरी अगर है, या ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट लंप, या कोई भी लीजन जो ब्रेस्ट में किसी को फील होता है, तो द सेशन इज ओपन फॉर एनी क्वेरी। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, माय Open your camera. आउट। You're asking questions. हेलो। यस मैम। यस मैम, मैम मेरी क्वेरी ये है मैम, मुझे ना लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। जैसे आपने सिम्टम्स बताए कि कफ, सांस में ऊपर नीचे होना, और कोरोना से पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम रहती है इन विंटर। इवन इस टाइम भी मेरे को दिक्कत होती है, लाइक कि मुझे ना सांस बहुत, तो इसमें मैं मुझे ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत।
देखिए और ये मैम आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना सांस फूलना, आपने देखा होगा जिसको नहीं भी होता था उसको लगता है सांस फूल रहा है। तो ये यस दो यस तरह का एस्थमा हुआ, एक साइकोजेनिक एस्थमा, एक जो एक्चुअली एस्थमा होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ब्रेथलेसनेस है, जो सांस फूल रखी है, ये किसी बीमारी की वजह से है या आपको साइकोलॉजिकल है? तो उसी के लिए एक छोटा सा 800-900 रुपए का एक ये आता है, पल्स ऑक्सीमीटर आता है। इस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर इफ योर ऑक्सीजन लेवल इज मोर देन 94, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आप ये सोचिए सांस फूल रहा है, फूलने दीजिए, आपकी सांस है फूल रही है, उसकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत चिंताजनक कोई बात ही नहीं है। तो आप देखेंगे अगले लम्हे आपका सांस फूलना ही बंद हो जाएगा। ये कहलाता है साइकोजेनिक एस्थमा, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये कोई बीमारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फिर भी लग रहा है आपको, तो आप नीचे इस पोजीशन में लेट जाएं, जिसे प्रोन पोजीशन भी कहते हैं। उस पोजीशन पे लेट के लंबे लंबे सांस लें, इससे श्वास की नली जो है खुल जाती है, तो पूरा अच्छे से जो है वो चला जाता है सांस, और आपकी ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छे से हो जाता है। लंग्स में अच्छे से एयर का जाना और उनका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और हमारे बाहर से ऑक्सीजन अंदर चली जाए। तो इसके लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा बहुत आप इन चीजों को देख लें अगर आप बीमार नहीं हैं। और दूसरा, ये स्टीम इनहेलेशन इज वेरी गुड। अगर थोड़ा बहुत लगता भी है सांस फूल रहा है, तो आप अपने श्वास की नाली को थोड़ा सा वाइडन करें, क्योंकि अस्थमा में भी क्या होता है कि हमारी सांस की नालियां सिकुड़ने लगती हैं, वो चाहे साइकोलॉजी से हो या डिजीज से हो। तो हम उसमें इलाज यही करते हैं कि हम, आपने देखा होगा कि ऐसी दवाएं देते हैं जिससे सांस की नाली फैल जाए, ठीक है ना, जैसे हम ये पफ लेते हैं, इनहेलेशन लेते हैं, या फिर जो है ये जितनी भी दवाएं हम सांस के लिए देते हैं, उसमें हम यही करते हैं कि सांस की नाली को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, और वो स्टीम से सबसे अच्छा होता है। कि वहाँ चिपका हुआ बलगम वगैरह सब बाहर आ जाता है, सांस की नाली को जगह मिल जाती है। तो उसको जगह देने के लिए आप इस तरीके कर सकते हैं। मैम आई हैव वन क्वेश्चन आल्सो मैम, मेरे पास मैम मुझे पूछना था, कैन आई? यस 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 प्लीज। पूछना था, जैसे कि मैम आपने कोरोना के सिम्टम्स बताए थे कि कफ है और सांस का होना और आपको गले में खराश होना, समवेयर क्या ऐसे भी चीजें हो सकती हैं इंसान को सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं, सामने वाले को भी उससे अंदर भी फील नहीं हो रहा है कोरोना है? इट इज पॉसिबल? बिल्कुल। तो मैम उस केस में फिर कैसे वो मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा को या नहीं, कुछ देखिए चीजें ऐसा है, कोरोना से बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। जो कोरोना है ये भी वायरल इन्फेक्शन है, और आम तौर पे जो नज़ला खांसी होता है वो भी वायरल इन्फेक्शन है, बट वो कोरोना नहीं है। एक तो ये है कि अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, और तो ये पॉसिबल है कि वो कोरोना ना हो, कुछ और हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कोरोना है उसको और उससे सिम्टम कोई नहीं आ रहा है, जिसे हम कैरियर कहते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि उसकी उतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो। आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को प्रिवेंट करें। अगर इन्फेक्शन आपको नहीं हुआ है, अगर आपको हो गया है तो किसी दूसरे को ना होने दें। सिर्फ ये दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जब होना है या नहीं होना, सिम्टम आए या ना आए, वो अपनी जगह फैक्ट है, बस उसका पहचानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना भी हो, और ये भी पॉसिबल है कि सिम्टम बिल्कुल कोरोना जैसे लग रहे हैं, बट वो कोरोना ना हो, वो कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई निमोनिया हो गया हो। ओके 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 मैम, थैंक यू मैम। Ma'am, I have a query. Can Yes, I ask? Ma'am, first of all, I would like to thank you for such an informative introduction session. I would like to ask a question regarding the mental health that comes into picture due to the COVID. मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, yes, please. मैम आपने फिजिकल स्टेट के बारे में हमें बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैम लेकिन अगर किसी का किसी की जॉब चली गई कोविड की वजह से, या फिर किसी के लॉकडाउन
डेथ हो गई है तो कैसे को पकड़ एक किसी की जॉब चली गई है, यस मैम, या किसी की नियर वन की डेथ हो गई है तो मैम उसकी रिगार्डिंग क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, ये तो कोरोना की वजह से जो डेथ हो रही है, ऐसा तो नहीं है पहले भी नहीं होती थी, पहले एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे, पहले भी जो है कैंसर से भी डेथ होती थी, पहले और भी बहुत डिजीज हैं उससे भी डेथ होती थी, तब भी हम कोप अप करते थे। तो सिर्फ ऐसा ही क्या हुआ कि सिर्फ कोरोना के पीरियड में ही ये हमारे साइकी को जो है बहुत अफेक्ट करे, और ये हर रिलीजन में है कि जो आया है उसको जाना है और उसका एक टाइम लिखा है, उस टाइम में जाना है। तो जो हो चुका उसको तो आप अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा इल करके ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि जो आया है खास तौर से मैं डेथ की बात अगर कर रही हूँ तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना है। अगर किसी की डेथ हो गई, क्योंकि उस लॉस से अपने आप को लॉस फर्दर करना वो अक्लमंदी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब जॉब चली गई है, तो हमने कोरोना में ये पढ़ा है, अभी भी जब लॉकडाउन हुआ था हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यही वो टाइम है जब हमको आइडेंटिफाई करना है और जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद करनी है आगे बढ़ के। बहुत सारे एनजीओज को छोड़ दीजिए, आप पर्सनल खुद देख लीजिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके अपने अजीज रिश्तेदारों में जितनी मदद अब हुई है इतनी शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो हम लोगों को एक दूसरे की मदद ही करनी है एंड दिस इज द ओनली आंसर। क्योंकि जो जॉब चली गई, जाहिर है मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अब जॉब चली गई है तो जो परेशानियां जॉब जाने से हो रही हैं वो परेशानियां आपको साइकोलॉजिकली भी हों। ओके मैम, थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Can I ask you a question? Yes. Ma'am, as you have said that we should keep, a check of our mental and physical health. But as for our students, that online classes are going on, so how much restricting our body? मतलब हम कितना अपनी bodies को restrict करें बाहर के environment में ना जाने से, तो क्या उससे मतलब हमारी body को फर्क पड़ता है? Like even if we are doing yoga, if we are doing exercises, but still we are restricting our body. So does it still affect our physical health? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है। हम फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि बाहर ना निकलें, आप बाहर भी निकलें, लोगों से मिलें भी, लोगों से बातें भी करें, एक तो डिस्टेंस रख के करें। तो बॉडी तो आपकी बाहर जा रही है, लेकिन बॉडी के वो हिस्से आप कवर करके रखें जिससे इन्फेक्शन या तो बढ़ सकता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं दूसरों को ज्यादा हैं। तो आप बाहर बिल्कुल निकलें, और लेकिन अगर अनटिल अनलेस बहुत जरूरत ना हो तब तक बाहर। अब जैसे एसेंशियल सर्विसेज हैं, हम लोग हैं पूरे लॉकडाउन के अंदर हम लोग हॉस्पिटल आते रहे, पेशेंट को देखते रहे, क्योंकि अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हम ही लोग अंदर बैठ जाएंगे तो फिर मदद कौन करेगा। लेकिन ये है कि मदद करते वक्त आपको वो तमाम चीजें पता होनी चाहिए जो प्रिवेंटिव है, आपको कैश ना होने दें और दूसरों को आप ना होने दें। वो मेजर्स आपको पता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल बाहर निकलेगी, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर आप देंगे तभी तो आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो अपने आप को घर में एक जगह बिठाकर रखने की हम बात नहीं कर रहे, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि कम से कम 2 मीटर दूर से आप बात कर रहे हैं, आप अननेसेसरी कहीं पे गैदरिंग्स पे नहीं जा रहे हैं, आप अपने आप को कवर किए हुए हैं, मास्किंग आपने कर रखी है, हाथों को आप धोते हैं, तो इसका मतलब है आप खुद भी प्रोटेक्टेड हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Any other query? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. I have something to ask. Most of the women face difficulties in walking in their old age. So I wanted to ask, what can I suggest my mother so that she don't face the same or face the difficulty less? Okay. देखिए, जैसे आपने कहा कि एज के साथ साथ चलने में डिफिकल्टी होती है,
तो विमेन जो है ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के टाइम से और इस फेज से गुजर चुकी होती हैं, और आपको ये भी पता है कि जो मेंसेस आते हैं वो मेंसेस आने की वजह होती है कि हमारी जो ओवरीज हैं, जो अंडेदानियाँ हैं, वहाँ से बहुत अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बोन्स को मजबूत भी रखते हैं, हमारे हार्ट को भी मजबूत रखते हैं, हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा रखते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो हमें ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखाने में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करते हैं, और मोस्टली जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, एज ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे ओवरी अपना काम करना बंद कर देती हैं, वो हार्मोन्स निकलने बंद हो जाते हैं। तो उसमें से ख़ास तौर से हमारी जो हड्डियां हैं उनमें का कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, फास्फोरस निकलना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस हड्डियों के कमज़ोर होने से एक तो चलने में इफ़ेक्ट आता है, और दूसरा उसके साथ लगे हुए जो मसल्स हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो इस उम्र में आमतौर पर चाहिए कि विटामिन डी का सप्लीमेंट प्रॉपरली लेते रहें, और उसके साथ साथ अपनी हैबिट बना के रखी जाए रेगुलर वॉकिंग की। रेगुलर वॉकिंग शुरू में हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन बाद में जो है अगर ये रेगुलर वॉकिंग होती तो इससे एक तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, मसल्स की ब्लड सप्लाई एंड बोन्स की ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है उतना अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस उसमें एब्जॉर्ब होता है, उतनी ही बोन मजबूत होती हैं। तो आप अपनी मदर को सजेस्ट कर सकती हैं कि विटामिन डी यानी धूप ज़रूर लिया करें, वॉक ज़रूर करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी खाने के अंदर जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं, उसको जो है इस्तेमाल कराएं, और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं। सोयाबीन में फाइटो हार्मोन्स होते हैं, यानी प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं जो सोयाबीन में बहुत होते हैं। तो टोफो जो है सोयाबीन का पनीर है उसको ले सकते हैं, सोयाबीन का मिल्क आता है, सोयाबीन का ऑयल आता है, सोयाबीन के बीज होते हैं जो आटे में पिसवाए जा सकते हैं। 10 किलो गेहूं में 1 पाव आप जो है वो मिलवा सकती हैं सोयाबीन की फलियां। नगेट्स आते हैं वो खा सकते हैं, यानी सर्विंग बढ़ा दें सोयाबीन की, तो इंशाल्लाह उससे बहुत इफेक्ट होगा। थैंक यू मैम। Ma'am, I would like to ask you a question. Yes. That is the effect of supplements and the vitamins that we get from the nature is the same thing. Like, does supplements work exactly the same thing like when we get vitamins from the nature? यस, जो वाइटामिन्स हैं उनका सप्लीमेंट जो है हमारे फूड में विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में है, और जिसमें सबसे अच्छा मैंने बताया आंवला। आंवला हल फॉर्म में जो है विटामिन सी, बहुत अच्छी विटामिन सी देता है। जैसे आंवला, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन सी भी है, और इसके अलावा जो बही, उन्नाब, सपिस्ता वगैरह मैंने बताया बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट तो हैं ही हैं, इनके साथ में इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी जो है वो शलजम में पाया जाता है, विटामिन डी जो है ऑलिव ऑयल में मिल जाता है। तो इस तरह से जो है विटामिन्स आपको फ्रूट से बहुत अच्छे विटामिन्स मिल जाते हैं, तो विटामिन सप्लीमेंट लिया जा सकता है। Ma'am, Yes. ma'am, I want to ask a question that what are the major cardiac complications in patients with COVID-19? Cardiac complications. Yes, ma'am. नहीं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन देखिए मैंने बताया ना, तीनों टाइम में अलग अलग प्रेजेंटेशन रहा डिजीज का, लेकिन डायरेक्टली वो हार्ट को अफेक्ट करता है ऐसी कोई स्टडी अभी आई नहीं है। ये ज़रूर एज्यूम किया जा रहा है कि जितने पेशेंट्स हैं उनको हार्ट अटैक्स भी हुए। अब उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि साइकोलॉजिकली वो लोग इतना डिप्रेस रहे कि उनको अटैक आ गया, क्योंकि हार्ट का ब्रेन का दोनों का ताल्लुक होता है, मेंटल एंड हार्ट का बहुत ताल्लुक है। और हो सकता है अंडरलाइंग उनके अंदर कॉजेज मौजूद रहे हों जो फ्लेयर अप कर गए या एग्रीवेट कर गए ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, बट इनका कोई डायरेक्टली हार्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है ऐसी स्टडीज अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, एंड इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। Ma'am, I have actually read some articles about vaccinations such as AstraZeneca and Pfizer that they actually affect the organoleptical health of a woman. So how much should we rely on these articles?
आर्टिकल्स में जो भी आदमी अपना ऑब्जर्वेशन लिख रहा है एक छोटे से सैंपल साइज के ऊपर उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो उनको डाल देती हैं, लेकिन किसी भी पेपर का पब्लिश हो जाना जो है उसकी सच्चाई के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च होती ये है कि आपने किसी एक एरिया पर रिसर्च की है, हो सकता है कोई दूसरा आए वो उसके बड़े सैंपल साइज पे बड़ी डोज के साथ या डिफरेंट डोज के साथ करे तो वो डिफरेंट आएगा। तो अभी जो भी पब्लिकेशन सामने आ रहे हैं वो किसी एक एस्पेक्ट पे छोटे से सैंपल साइज के साथ आते हैं, क्योंकि अभी हमें इतना टाइम मिला ही नहीं है कि इस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर सकें। मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट था, कोविड के ऊपर था, यूनानी से ट्रीटमेंट पे था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक हमें ही जो है ये मिला था और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन उतने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ड्रग इज़ एंटी कोविड ड्रग, लेकिन उसमें सपोर्टिव डाटा जो हमको मिलते रहे वो पब्लिश भी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पब्लिकेशन अगर आता है तो उसको आप डिनाई करें या उसे इन टोटो एक्सेप्ट कर लें। ये डिपेंड करेगा कि क्या जो है आगे सिनेरियो होता है, किस तरीके से जो है चीज़ें मोल्ड होकर आ रही हैं। ओनली वन आर्टिकल इज नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। Ma'am, I also have a question about that you have told us about the mental health issues. So, how can we motivate or help the people who are facing the mental health issues due to pandemic of the COVID-19? मेरे ख्याल से इतनी देर से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे रिस्टोर करें, सिंपली बाय बूस्ट अप आवर एनर्जीज, मेंटल एनर्जीज, हार्ट एनर्जीज, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके, अपनी रिलीजियस बुक पढ़ के और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। तो दिस इज द ओनली मेथड, क्योंकि जो मेंटल डिजीज नहीं है, सिर्फ मेंटल प्रेशर है, वो मेंटल प्रेशर दूर किया जा सकता है। Yes, ma'am. And ma'am, actually ना जिनकी भी कोविड केसेस निकलते हैं that they are positive, so वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं मान के कि COVID-19 हो गया है, और उन इसकी वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मैं यही पूछ रही थी कि हम उनको कैसे मोटिवेट करें, हाउ कैन वी मोटिवेट और हेल्प देम? अभी जो हम लोगों ने बात किया वो वही हम बात कर रहे हैं कि हर एक को ये इंश्योर कराना है, उसको ये एश्योरेंस देनी है कि दिस डिजीज इज नॉट द डिजीज कि जो आपको मेंटली इल कर दे। मेंटली इल नहीं करती है वो, बल्कि मेंटल प्रेशर देती है। उस मेंटल प्रेशर को रिलीज करने ही की ये सब मेथड है कि इतनी सी बीमारी से इतना डरना नहीं है, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसी ने उस कोरोना को बनाया है। जब आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं जो आप उसे समझ पा रहे हैं, तो उसे ख़त्म करना क्या मुश्किल है, या उसके इफ़ेक्ट को लेसन करना क्या मुश्किल है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की या कोई बहुत स्पेशल मेजर्स की ज़रूरत नहीं है। यही कॉमन मेजर्स जो हैं आपकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट अप करेंगे और दूसरे को प्रिवेंट करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. We have gathered so many. Hello. Yes, please. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. We have gathered so many. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूमि प्लीज स्पीक लाउडर, या आप अपने जो है स्पीकर के पास आके बात करें। For this fruitful session. I hope I am audible to you. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this fruitful session. We have gathered so many new information, especially regarding the COVID-19. Now, I request our respected HOD ma'am, Ms. Sakshi Varmani Rishi, to deliver the vote of thanks. Thank you, Bhumi. Good afternoon, everyone. I, Sakshi Varmani Rishi, from BLMC family, extend my most sincere thanks to you, ma'am, for delivering such a nice and informative session
for our faculty members and students. Ma'am, COVID की explanation के साथ साथ you also give some of the life skills to cope up in this pandemic situation. Thank you so much, ma'am, from the core of my heart for such a nice session. Last but not the least, I must thank to our respected principal, Ma'am Dr. Gitika Datta, who always support us and guide us in our field of teacher education. And also thanks to dear students for such a nice audience. Thank you once again. Thank you so very much. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Now, one last time, but not the least, I would request everyone to open their cameras for a group photograph. Please open your cameras. Thank you so much. Thank you, Bhumi. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this session, for this special. Thank you so much, Dr. Fatima. It was very nice listening to you. And मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी के बहुत सारे doubts about COVID-19 जो हैं काफी कुछ clear हुए हैं. So I am very thankful to you कि आपने अपना time निकाला हम लोगों. My pleasure. My pleasure. Thank you so much. Thanks a lot. I'm really touched and honored. Thank you so much. Okay. I think we can all log off. The session can be ended. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.